साला कमीना। क्या हुआ? सेकंड लीड बोल रहा था, एक डायलॉग भी नहीं है तेरा, एक्स्ट्रा बना दिया तुझे। वेट तो करो, इंटरवल से पहले पूरा सॉन्ग है मेरा। Just wait and watch. देखता हूँ, अगर नहीं आया ना तो छोड़ूंगा नहीं साले को। चुप करो, सब लोग सुन लेंगे। सर जी, मूवी तो अच्छी चल रही है। देखिए, लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन प्रोड्यूसर साहब खुश नहीं है ना, वो तो बैठे हुए वहां अकेले मुंह लटका के। नहीं सर जी, रिलीज का टेंशन होगा, और आप टेंशन मत लीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि अपनी पिक्चर तो हिट है। बोला था ना मैंने तुझे, कोई सॉन्ग नहीं आएगा तेरा। बेवकूफ बनाया उसने तुझे। पवन श्रीवास्तव, झूठ बोला तूने मेरी स्टोरी को। प्लीज, किधर है सॉन्ग? फैसल, बाहर निकालो इससे। नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। फैसल, से बाहर निकालो। छोड़ो मुझे, बाहर निकालो इसे। तुझे जान से मारूंगा। छोड़ो मुझे, जान से मारूंगा तुझे। नहीं छोड़ूंगा, छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। उसे मेरी गर्लफ्रेंड को झूठ बोला है। पागल हो गए तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या किया तुमने? तो और क्या करता मैं? वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। बेवकूफ तो तुम हो ही, और तुम्हारी इस बेवकूफी ने मेरे लिए आगे के सभी रास्तों को बंद कर दिया है। You know what? इस तमाशे को देखने के बाद श्रीवास्तव तो क्या, अब कोई और प्रोड्यूसर भी मुझे काम तक नहीं देगा। Shut up, गजेंद्र। और तुम अभी इस वक्त जाओ यहाँ से। और हाँ, तुम तो उससे माफी मांगने से रहे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बिहाफ पर उससे माफी जरूर मांग लूंगी। ओके, अब just leave from here. स्वीटी, Don't talk to me, गजेंद्र। स्वीटी। सर जी, ये प्रोड्यूसर साहब अकेले क्यों बैठे हैं? प्लान तो होगा स्वीटी के साथ बैठना, उसका बॉयफ्रेंड आ गया तो इनका पचका हो गया। ये लड़कियों का चक्कर ना किसी दिन श्रीवास्तव को ले डूबेगा। पर सर जी, वो कौन है? कौन? अरे मरेगा साला। श्रीवास्तव साहब ने कहा था किसी को मेरे नजदीक आने मत देना। पर सर वो कर क्या रहा है? कौन है? ए, क्या हो रहा है? लाइट! सर ये वही है जो झगड़ा कर रहा था, वही है सर ये। फैजल, पकड़ो पकड़ो इसे। पवन जी, पवन जी, अरे अरे इसने पवन जी का खून कर दिया इसने। कोई पुलिस को बुलाओ, मैं इसे पकड़ के रखा हूँ। पुलिस को बुलाओ जल्दी। मैंने नहीं मारा जी, मैंने नहीं मारा। अरे मैंने मारा है।
इतने सारे गवाह हैं, नहीं मारा है पवन जी को। अरे बुलाओ कोई पुलिस को। नहीं वरुण मेरे दोस्त, एक बहुत ही खूबसूरत केस आ रहा है हमारे पास। खूबसूरत केस? हाँ खूबसूरत केस, तकरीबन 5 फीट 6-7 इंच हाइट, सर पे शेड्स, शॉर्ट ड्रेस, हाई हील्स। खूबसूरत केस। सर आप किसकी बात कर रहे हैं? उसकी। उसकी किसकी? वो जो दरवाजे के पीछे है। सर दरवाजे के पीछे कोई नहीं। कम इन। मिस्टर केडी पाठक। हाय, मे आई कॉल यू स्वीटी? प्लीज कम इन स्वीटी। तो आपके बॉयफ्रेंड गजेंद्र और प्रोड्यूसर श्रीवास्तव के बीच कहासुनी हुई। श्रीवास्तव ने फिजिकली आपके बॉयफ्रेंड को प्रीव्यू थिएटर के बाहर भिजवाया। कुछ समय बाद आपके बॉयफ्रेंड श्रीवास्तव की डेड बॉडी उनके मृत शरीर के ऊपर पाए गए। हाथ में सिरिंज लेकर आप चाहती हैं कि मैं ये केस लड़ूं। जी। क्यों? क्यों आपको इतना विश्वास है कि गजेंद्र बेगुनाह है? क्योंकि गजेंद्र गुस्से में आकर किसी को धमकी तो दे सकता है, लेकिन किसी का खून नहीं कर सकता। वो ऐसा इंसान है ही नहीं। इंसान अक्सर इंसान जैसा होता है वैसा दिखता नहीं, और जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। इंसान का क्या है, वो कब क्यों क्या कर ले कुछ समझ में ही नहीं आता। कितना समय से जानती हैं आप गजेंद्र को? मैं गजेंद्र को इतने सालों से जानती हूँ कि मैं इतना श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि वो किसी का खून नहीं कर सकता। आप एक बार उससे मिल तो लीजिए, आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि उसने खून नहीं किया है। ओके। सर इसके बारे में आपको कैसे पता चला? अखबार में केस की रिपोर्ट छपी है, और ये केस इतना विचित्र है कि कोई वकील इसे लेना नहीं चाहता। कौन बचा? केडी पाठक। केडी साहब, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैं स्वीटी से बहुत प्यार करता हूँ, और ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो मुझे उससे दूर ले जाए। और आप ही सोचिए, अगर मैं उन्हें मारना चाहता तो सबके सामने झगड़ा कर कर अपने लिए मुसीबत क्यों मोल लेता। गए क्यों थे श्रीवास्तव के घर? क्या करने गए थे? मुझे बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ, और स्वीटी के खातिर मैं उनसे माफी मांगने गया। वहां जाकर जब मैंने देखा, सॉरी सर, 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 राइट। उनके गले में सिरिंज अटकी हुई थी, वो मर चुके थे। मैं सिरिंज निकाल ही रहा था, उतने में लोगों ने मुझे पकड़ लिया। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने उन्हें धमकी जरूर दी, लेकिन मैं किसी का खून नहीं कर सकती। मुझे हिंसा से सख्त नफरत है। जज साहब, सुंदर तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ये बहुत ही सिंपल सा केस है। प्रोड्यूसर पवन श्रीवास्तव की फिल्म के प्रीव्यू के दौरान मुलजिम गजेंद्र वर्मा ने सबके सामने अपने गुस्से की आवाज में प्रोड्यूसर श्रीवास्तव को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद मुलजिम गजेंद्र वर्मा को बेइज्जत करके जब थिएटर से बाहर निकाला गया तो उसने जहर का इंजेक्शन मार के प्रोड्यूसर श्रीवास्तव की हत्या कर दी। जैसा गजेंद्र एक केमिस्ट रह चुका है, वो अच्छी तरह से जानता है कि कौन सा जहर कितनी मात्रा में दिए जाने से इंसान की तुरंत मौत हो सकती है। और सबसे खास बात यह है जज साहब कि गजेंद्र वर्मा को सिरिंज के साथ रंगे हाथों पकड़ने वाले एक नहीं बल्कि कई लोग। भरद्वाज, आपकी दलील के अनुसार गजेंद्र निश्चय बना कर गए थे श्रीवास्तव जी को मारने का, तो अपने साथ वो जहर और सिरिंज भी लेकर गए होंगे। जाकर के मार देते श्रीवास्तव जी को। फिल्म के मध्यांतर में इन्हें श्रीवास्तव जी के साथ चिल्ला चिल्ला कर बहस करके लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्या आवश्यकता थी?
केडी साहब, ये तो आप और आपका क्लाइंट गजेंद्र ही बेटर जानता होगा। बहरहाल ये भी हो सकता है कि जब गजेंद्र को बेइज्जत करके बाहर निकाला गया तो वो जहर और सिरिंज लेकर आया होगा और प्रोड्यूसर श्रीवास्तव को मार दिया होगा। होने को तो कुछ भी हो सकता है भरद्वाज साहब, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है योर ऑनर। पुलिस जांच के अनुसार गजेंद्र ने थिएटर के आसपास किसी भी केमिस्ट से किसी भी प्रकार का जहर या कोई सिरिंज नहीं खरीदी। मुद्दा ये नहीं है केडी साहब कि गजेंद्र जहर और सिरिंज घर से लेकर आया या केमिस्ट। मुद्दा ये है कि गजेंद्र को श्रीवास्तव का खून करते हुए कई लोगों ने देखा है। भरद्वाज साहब, अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। इस केस में भी ऐसा ही है यार। मेरे मुवक्किल का ये कहना है कि वो श्रीवास्तव जी की गर्दन में सिरिंज डाल नहीं रहे थे, उसे निकाल रहे थे। केडी साहब, ये हकीकत तो नहीं हो सकती। हाँ, आपके द्वारा बनाई गई एक बहुत ही सुंदर कहानी जरूर हो सकती है जिस पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। ये अदालत तो बिल्कुल भी नहीं। बस थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए भरद्वाज साहब, इस कहानी को मैं वास्तविकता में बदल दूंगा। योर ऑनर, मैं डायरेक्टर कमलेश खन्ना को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है? जी कमलेश खन्ना, आप इस चलचित्र के निर्देशक हैं। जी हाँ। ये बताइए कि इस फिल्म के प्रीव्यू के दौरान किसी व्यक्ति को हॉल में अंदर आते देखा, विशेषकर मध्यांतर के बाद? जी नहीं सर, और किसी को तो नहीं देखा मैंने। मैं तो फिल्म देख रहा था। बहुत अच्छी फिल्म बनी है वकील साहब, आप भी जरूर देखना। बहुत ही सुंदर केडी साहब, आपकी दलीलों में मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन क्या है कि अदालत का कीमती वक्त भी बर्बाद हो रहा है। इतने सारे गवाहों की गवाही के बाद यह बात तो साफ है कि फिल्म के दौरान गजेंद्र के अलावा प्रीव्यू हॉल में कोई आया ही। इसका मतलब गजेंद्र ने ही पवन श्रीवास्तव का खून किया है। इतनी जल्द नतीजे पर पहुंचने से पहले भरद्वाज साहब जरा सोच लीजिए कि ये किसी मासूम की जिंदगी का सवाल है। मासूम, बहुत सुंदर केडी साहब। आपके इस मासूम मुवक्किल की मासूमियत का एक बहुत ही उम्दा सबूत अभी अभी मेरे हाथ में। जज साहब, पुलिस रिकॉर्ड से पता चला है कि गजेंद्र वर्मा 14 साल की उम्र में अपने स्कूल के 2 लड़कों के साथ मारपीट और उनके सर फोड़ने के जुर्म में 4 महीने रिफॉर्म हाउस यानी कि बाल सुधार गृह में काट चुके हैं। और उससे भी सुंदर बात यह है कि बाल सुधार गृह से निकलने के बाद भी जनाब सुधर नहीं पाए। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने उन्हें धमकी जरूर दी, लेकिन मैं किसी का खून नहीं कर सकता। मुझे हिंसा से सख्त नफरत है। यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। The court is adjourned till tomorrow. हर कोई जानता है जितना मैं हिंसा से नफरत करता हूं उससे कहीं ज्यादा झूठ से नफरत है मुझे। क्या सोचकर झूठ बोला तुमने मुझे गजेंद्र? क्या कहा था तुमने? हिंसा से मुझे नफरत है। ये सब क्या था जो कोर्ट में बताया? सर मैंने आपसे कभी झूठ नहीं कहा। हाँ, बचपन में नादानी में मुझसे गलती हो गई थी, जिसकी सजा मैंने 4 महीने रिफॉर्म हाउस में रहकर बिताई। 4 महीने मिले नर्स से भी बदतर थे। रिफॉर्म हाउस से बाहर निकलते ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कभी हिंसा का सहारा नहीं लूंगा। तो प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने खून नहीं किया। और कुछ है, कोई बचपन की बात या जवानी की बात जो तुमने मुझे बताई ना हो? प्लीज बता दो। नहीं सर, और कुछ भी नहीं। तो श्रीवास्तव यहाँ बैठा था और श्रीवास्तव के इर्द गिर्द बाकी के लोग बैठे थे इन सीट्स पर। अगर इनमें से कोई श्रीवास्तव की तरफ बड़ा होता, थैंक यू, तो इन लोगों में से
उसे अवश्य किसी ने देखा होता। बाहर इन दरवाजों से कोई अंदर आया होता, तब भी यहाँ बैठे लोगों में से किसी ने उसे देखा होता, जैसे कि गजेंद्र को देखा। अगर इंटरवल के बाद ऑडिटोरियम में बाहर से कोई आया नहीं, किसी ने किसी को आते हुए देखा नहीं, तो फिर श्रीवास्तव की हत्या की किसने? सर हो सकता है इनमें से कोई एक झूठ बोल रहा हो। अरुण, आज अपने ऑफिस में कोई आया था? आज नहीं सर। पक्का पता है तुझे कोई नहीं आया था? हाँ सर, हम 100% श्योर कोई नहीं आया था। सोच के बता, सवेरे से लेकर के अब तक कोई नहीं आया? सर मुझे पता है कोई नहीं आया था। मेरी चाय कहाँ से आई? सर ये तो चाय वाला देखिए। एग्जैक्टली। कि ऑडिटोरियम में भी कोई ऐसा व्यक्ति आया था जो हमेशा वहां से आता जाता रहता है, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। सुनील, आप उस थिएटर में अशर हैं, प्रवेशक हैं। जी सर। लोगों को उनकी सीट दिखाने के अतिरिक्त आप वहाँ जलपान, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि भी बेचते हैं। जी सर। तो ये बताइए कि उस दिन उस फिल्म के मध्यांतर के बाद आप थिएटर के अंदर गए थे? जी नहीं सर। सोच के बता। जी सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। इंटरवल के बाद सर मैं काउंटर पर ही था सर, मैं अंदर गया ही नहीं सर। ठीक है, बैठिए। थैंक यू सर। खन्ना साहब, जरा सोच कर बताइए, क्या आपने उस दिन फिल्म के मध्यांतर के बाद हॉल के अंदर किसी को घूमते हुए देखा था? ऑब्जेक्शन जज साहब। बार बार सवाल पूछे जाने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। केडी साहब गवाह पर जोर डाल रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। केडी, सवाल दोहराओ मत। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर। मेरा दूसरा सवाल, खन्ना साहब, क्या आपने उस दिन मध्यांतर के बाद सुनील अशर को, प्रवेशक को, हॉल के अंदर देखा? ऑब्जेक्शन जज साहब। ओवररूल्ड। केडी कंटिन्यू। देखा था या नहीं सुनील को? खन्ना साहब बताइए। केरी साहब, सच बताऊं तो मैं इतना नर्वस था कि होश में नहीं था। उस वक्त अगर अशर हुआ भी तो मैंने नोटिस नहीं किया। आप नर्वस थे, आपने नोटिस नहीं किया। जी हाँ, बैठिए। जी, थैंक यू। नहीं सर, मैंने अशर को कहीं नहीं देखा। हाँ सर, मुझे याद आ रहा है, उस दिन इंटरवल के बाद अशर वहां पर आया था। एक्चुअली सर, उस दिन इंटरवल में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर मेरी जान सूख गई थी। और झगड़ा खत्म होते होते इंटरवल खत्म हो गया और मूवी भी शुरू हो गई थी सर। और मुझे प्यास लगी थी, लेकिन मैं बाहर जा नहीं पाया, इसलिए मैंने चारों तरफ नजर घुमाई और वहां मैंने अशर को पाया। हेलो, अजीब आदमी है, लेकिन उसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया और चला गया। कहाँ चला गया? सर, शायद पीछे की तरफ गया होगा। एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया। साहब, मैंने पहले भी कहा मैं नहीं था। अरे ऐसे कैसे नहीं थे? अभी अभी उस फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर ने अपने कथन में कहा है कि उन्होंने आपको देखा था हॉल के अंदर। आप कह रहे हैं कि आप नहीं थे, ऐसा कैसे हो सकता है? साहब, जब मैं अंदर गया ही नहीं तो फिर कोई मुझे कैसे देख सकता है? कितने अशर है तुम्हारे थिएटर में? साहब, वैसे तो 2 है, लेकिन उस दिन दूसरा छुट्टी पे गया था, मैं अकेला ही ड्यूटी पे था। एक अगर उस दिन छुट्टी पर था तो स्पष्ट बात है कि जिसको देखा है असिस्टेंट डायरेक्टर साहब ने, वो आप ही थे, आप ही हॉल के अंदर थे। नहीं साहब, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ, मैं उस दिन हॉल में नहीं था। मैं तो इंटरवल के बाद पूरी फिल्म खत्म होने तक थिएटर के बाहर ही था, अंदर गया ही नहीं। थिएटर के बाहर थे? थिएटर के बाहर क्या कर रहे थे? नहीं बोलिए, थिएटर के बाहर क्या कर रहे थे? कार पार्किंग में मैं अपनी गर्लफ्रेंड मीना से बात कर रहा था। वैसे ही। चलो कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड मीना से बात कर रहे थे, तो फिर असिस्टेंट डायरेक्टर ने जिसे देखा वो कौन था? केडी साहब, वो कोई नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ एक वहम है, भ्रम है।
हॉल में कोई आया ही नहीं था। आया था भरद्वाज साहब। अशर भले ना आया हो, लेकिन अशर के कपड़ों में कोई व्यक्ति अवश्य आया। भाई बहुत सुंदर केडी साहब, ये तो आपने एक नई कहानी शुरू कर दी। शुरू नहीं की, इसी कहानी को खत्म करने का समय आ गया है भरद्वाज साहब। और इस कहानी का आखिरी पार्ट उस थिएटर का वॉचमैन, योर ऑनर। आपका नाम? दुर्योधन प्रसाद साहब। दुर्योधन प्रसाद साहब। ऑर्डर ऑर्डर। साहब नहीं साहब, साहब तो आप हैं, मैं सिर्फ दुर्योधन प्रसाद ही हूँ। अच्छा, तो दुर्योधन जी ये बताइए कि उस थिएटर के वॉचमैन वारपाल आप हैं? जी साहब। आपने उस फिल्म के मध्यांतर के बाद किसी को अंदर जाते हुए देखा? नहीं साहब, इंटरवल के बाद तो कोई आता ही नहीं साहब। पर हाँ, याद आया, एक आदमी को अंदर जाते हुए देखा था मैंने। तुम्हें कैसे मालूम है कि वो बाहर का आदमी? क्योंकि वो आदमी थिएटर से बाहर आया ही नहीं, क्योंकि आया था तो इंटरवल के बाद ही आया था। और ये बात आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? साहब, वो आदमी इंटरवल खत्म होने के बाद अपनी गाड़ी में आया और गाड़ी हॉल के बाहर उसने पार्क कर दी। जब मैंने उससे कहा गाड़ी अंदर पार्क कर दो, तो वो मुझे अंग्रेजी में सेटअप करके चला गया। और ये जो आदमी इंटरवल के बाद अंदर घुसा था, ये बाहर कभी आया? इसे बाहर आते देखा? नहीं साहब, मैं उस समय चाय पीने को चला गया था। इस व्यक्ति का हुलिया कैसा? कैसा क्या मतलब? दिखता कैसा था वो? साहब, जैसे सब लोग दिखते हैं, हम आप, वैसे ही था। नहीं, मेरा मतलब है व्यक्ति का कद, उसकी ऊंचाई कितनी थी? अरे जैसे सबकी होती है वैसे ही थी, हमारी और आप जैसी। अच्छा, ये बताओ कि जिस व्यक्ति को तुमने इंटरवल के बाद अंदर जाते हुए देखा था, किस रंग के कपड़े पहने थे उसने? कमीज किस रंग की पहनी थी? रंग तो अरे हर आदमी वही रंग पहनता है, जैसे आप पहने और मैं पहनता हूँ, वैसे ही रंग था। मेरे या आप? मतलब दोनों की तरह, आप जैसा और मेरी जैसा। ये बताइए कि जिस रंग की कमीज उस व्यक्ति ने पहनी थी, क्या यहाँ अदालत में किसी ने उस रंग की कमीज पहनी है? क्या वकील साहब, सबने एक जैसे कपड़े पहने, जैसे आपने और मैंने। गॉड, यू कलर ब्लाइंड। ऑनर, दुर्भाग्यवश ये कलर ब्लाइंड है, इन्हें रंगों की पहचान नहीं, किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि जिस व्यक्ति को इन्होंने मध्यांतर के बाद थिएटर में जाते हुए देखा था, वही हत्यारा है। जज साहब, केडी साहब इस अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अरे जिस आदमी को रंगों की पहचान ना हो, जो आदमी किसी का होलिया ठीक से बयान तक ना कर सके, उस आदमी की बात का यकीन कैसे किया जा सकता है? भरद्वाज साहब, ये कलर ब्लाइंड है, पागल नहीं। आपका कहना बहुत सुंदर है केडी साहब, लेकिन ये भाई साहब कलर ब्लाइंड है, ये राज तो अभी खुला है। इनके बारे में और ना जाने कितने राज खुलने बाकी हैं। जज साहब, इस आदमी की गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक्सक्यूज मी केडी सर। योर ऑनर, अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। खान साहब आइए, पधारिए कटघरे में। मिस्टर फैजल खान, आपने पुलिस को अपने ये दूसरे सेलफोन के बारे में नहीं बताया था, क्यों? जरूरी नहीं समझा। क्यों? 2 महीने पहले से वो सेलफोन मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ। क्यों? दरअसल 2 महीने पहले वो सेलफोन चोरी हो गया था। ऐसी तो आपने वो सिम कार्ड को रद्द करवाया होगा, कनेक्शन कटवाया होगा। नहीं, पुलिस में रिपोर्ट की होगी सेलफोन चोरी होने की। जरूरत ही नहीं समझी। अब वैसे भी पुराना फोन था, बहुत तकलीफ दे रहा। नहीं खान साहब, फोन तो पुराना था, समझ गया। कनेक्शन तो आप ही का था, सिम कार्ड तो आप ही का था, आपने उसे कटवाना जरूरी नहीं समझा। आप जानते हैं आपके उसी सिम कार्ड से पिछले 2 महीने में कितने फोन किए गए? ये होंगे, मुझे क्या, मेरे सिम कार्ड में तो बैलेंस ही नहीं था, मुझे कौन सा नुकसान। अब इसमें आपका क्या नुकसान हुआ है ये तो समय ही बताएगा खान साहब। वैसे कहाँ चोरी हो गया था आपका ऐसे? शूटिंग के वक्त खो गया। हो गया?
समय पहले आपने बोला चोरी हो। किसी ने निकाल लिया होगा या कहीं कहीं पॉकेट से गिर गया होगा, मुझे क्या पता। सर जी, आपको शूटिंग के टेंशन के बारे में कुछ पता नहीं, जान हलक में अटकी रहती है। जज साहब, केडी साहब इस आदमी के दूसरे सेलफोन के बारे में पूछ के पता नहीं क्या प्रूव करना चाहते हैं। केडी, आपको इस आदमी पे शक है? योर ऑनर, मुझे तो शक भरद्वाज साहब पर भी है। मतलब क्या आपका? मतलब ये भरद्वाज साहब की मुझे शक है कि आप मुझे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन योर ऑनर मैं ये साबित कर दूंगा कि खान साहब के खोए हुए सेलफोन या चोरी किए गए सेलफोन और इस हत्या के केस के बीच गहरा ताल्लुक है। योर ऑनर, द डिफेंस रिक्वेस्ट फॉर अ 2-hour इंटरव्यू। यह अदालत 2 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। ये प्रोड्यूसर श्रीवास्तव के ऑफिस का पियन है, गंगाराम तावड़े। तावड़े जी, ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों श्रीवास्तव जी का किसी के साथ झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई अनबन ऐसा कुछ हुआ था क्या? साहब, फिल्म लाइन में पंगे होते रहते हैं, लेकिन आए दिन उनकी बीवी के साथ जबरदस्त झगड़ा होता था साहब। अच्छा, तो किस बात पे होता था पत्नी के साथ झगड़ा? वो लड़कियों को लेकर शक करती थी, जरा जरा सी बात पे ऑफिस में पहुंच जाती थी, सबके सामने उनको उल्टा सीधा बोलती थी, उनके फोन चेक करती थी और फोन के बिल भी चेक करती थी, और तो और साहब हमको पैसे देती थी उन पर नजर रखने के लिए, और वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं और कौन कौन लड़की उनके साथ घूमने जाती है। धन्यवाद, अब बाहर इंतजार। जी साहब। वरुण, मुझे श्रीवास्तव पर संदेह हो रहा है। सोच, जिसकी बीवी इतनी शक्की हो, जो खुद इतना रंगीन मिजाज का हो, वो अपने इन रंगीले कार्यों के लिए खुफिया सेलफोन तो अवश्य रखे, क्योंकि उसकी बीवी उसके सेलफोन के बिल्स चेक करती थी, वो अपने नाम पर फ़ोन तो लेगा नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि फैजल खान का फ़ोन श्रीवास्तव के पास ही था। वो फ़ोन कंपनी से कुछ पता चला क्या? सर, मैंने फ़ोन कंपनी से पता किया, वो दूसरे सेलफोन से जो लास्ट कॉल किया था उसका लोकेशन श्रीवास्तव का ऑफिस ही है। तो जा फिर ढूंढ, ज़्यादा समय नहीं बचा। राइट सर। साहब जल्दी कीजिए। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझे मेरा काम करने दो। साहब जल्दी कीजिए, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी अगर किसी ने देख लिया तो। वहीं पे खड़े रहो। कौन साहब इस सेलफोन को पहचानते हैं? पहचानते होंगे, आप ही का है। जी। हकीकत यही है सर कि ये सेल नंबर मेरा है ही नहीं। श्रीवास्तव साहब ने मेरे नाम पे ये नंबर लिया था। वैसे मैं तो नौकर आदमी हूँ सर जी, मालिक के हुक्म को टाल थोड़ी ना सकता हूँ। लेकिन कसम खाकर कहता हूँ सर कि जिस दिन से मैंने ये नंबर और ये फोन श्रीवास्तव साहब को दिया ना, उस दिन से मैंने ये मोबाइल की शक्ल तक नहीं देखी। अब आज ही देख रहा हूँ। योर ऑनर, इस सेलफोन से पिछले 2 महीने में हर रोज लगातार एक ही नंबर पर कॉल्स किए गए, और वो नंबर सुरभि सक्सेना का है। सुरभि सक्सेना को जानते हैं? हाँ, अब सुरभि सक्सेना। हाँ, वो उन्होंने कुछ साल पहले श्रीवास्तव साहब की एक फिल्म में सेकंड हीरोइन का काम किया था। राइट। और कुछ महीने पहले वो श्रीवास्तव साहब के ऑफिस में भी उनसे मिलने आई थी। सुरभि सक्सेना।
सुरभि जी, कृपया कर अदालत को बताइए कि आप फिल्म प्रोड्यूसर पवन श्रीवास्तव को कैसे जानती थी? जी, कुछ साल पहले मैंने उनकी फिल्म में काम किया था। कुछ 2 महीने पहले आप उनके दफ्तर गई थी उनसे मिलने? जी बिल्कुल मिली थी। मुझे काम के सिलसिले में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स से मिलना पड़ता है। ऑफ कोर्स। मैं गई थी उनसे मिलने। और उसके बाद दूसरी मुलाकात कब हुई उनके साथ? दरअसल उस मुलाकात के बाद जरूरत ही नहीं पड़ी। सुरभि जी, पिछले 2 महीने से श्रीवास्तव जी आपको लगातार प्रतिदिन 4-5 बार फोन कर रहे हैं और आपकी वार्तालाप मिनटों नहीं घंटों चल रही थी। आप झूठ क्यों बोल रही हैं कि आपकी बात ही नहीं हुई उनके साथ? प्लीज सच बताइए। जी, दरअसल मैं और पवन बहुत जल्द शादी करने वाले थे। ये 2 महीने पहले ही आप उनसे मिली और इतने कम समय में प्यार हुआ, शादी तक बात पहुंची। ये क्या किस्सा है, जरा विस्तार में समझाइए। एक्चुअली कई साल पहले मैंने पवन की एक फिल्म की थी और देखते ही देखते हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और पवन ने एक दिन मुझसे शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन मेरे पति की जिद के कारण मुझे मुंबई और ये फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी और उसके बाद पवन से भी कांटेक्ट छूट गया। लेकिन कुछ महीने पहले मेरे पति की डेथ के बाद मैं वापस मुंबई आ गई और फिर से फिल्मों में काम करने की सोची और इसी सिलसिले में एक बार फिर मेरी मुलाकात पवन से हुई। और इस फिल्म की रिलीज के बाद पवन अपनी बीवी को तलाक देकर हमारी शादी अनाउंस करने वाले थे। सुरभि जी, आपके पतिदेव के निधन पर हम शोक जताते हैं। और कौन कौन है आपके परिवार में? जी, मेरा बेटा भूषण। भूषण को आपके इस विवाह से कोई आपत्ति या कोई एतराज तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट भूषण और पवन एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। तो इस समय क्या व्यस्तता है आपके सुपुत्र की, क्या करते हैं वो? जी, वो एक NGO रन करता है। अभी ब्लड डोनेशन कैंप में बिजी है। ही इज अ सोशल वर्कर। हाय। हाय। बड़ी सफाई से आप इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। रोज काम। अच्छा, मिस्टर भूषण श्रीवास्तव? जी नहीं, मैं भूषण सक्सेना हूँ। श्रीवास्तव नहीं है? जी नहीं, मैं सक्सेना हूँ। गुस्सा क्यों हो रहे हैं? श्रीवास्तव नाम से कोई नफरत है क्या आपको? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, नफरत तो होगी ना, इसलिए तो आपने मिस्टर पवन श्रीवास्तव को।
जाइए, मुझे और भी काम है। योर ऑनर, अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग की रात, हत्या की रात, श्रीवास्तव जी को किसी का इंतजार था और जिस व्यक्ति का वो इंतजार कर रहे थे वो नहीं चाहते थे कि वहां उपस्थित लोगों की नजर उस पर पड़े, इसीलिए वो पीछे की रो में अकेले बैठे हुए थे। श्रीवास्तव जी के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सुरभि सक्सेना थी, या यूं कहिए उनके सुपुत्र भूषण। और भूषण को ही उन्होंने वहां बुलाया था मुलाकात करने के लिए, उनके और सुरभि जी की शादी के बारे में बताने के लिए। भूषण के इतिहास को टटोलने के बाद हमें पता चला कि लिटरेचर में एमए करने के बावजूद उनकी दिलचस्पी समाज सेवा में थी। कई ब्लड डोनेशन कैंप्स, मेडिकल कैंप्स का वो हिस्सा बने थे। इसीलिए योर ऑनर, उन्हें दवाइयों और सिरिंजेस का बहुत तजुर्बा था और इसी जानकारी के आधार पर मैंने उनका पीछा करवाया। मेरे सहायक वरुण भूषण की गाड़ी की डिक्की में से उस थिएटर के प्रवेशक का ये यूनिफॉर्म मिला, जिस यूनिफॉर्म को पहनकर भूषण ने श्रीवास्तव जी की हत्या की थी। केडी साहब, केडी साहब, आपकी इस एक्साइटिंग स्टोरी का अंत काफी बोरिंग रहा। भूषण की कार की डिक्की में अशर के कपड़े मिल जाने से भूषण कातिल साबित नहीं हो जाता। वो कपड़े वहां कोई और भी रख सकता था भूषण को फंसाने के लिए। भरद्वाज साहब, कहानी अब तक खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आप भूल गए कि हमारे पास एक चश्मदीद गवाह भी है। योर ऑनर, मैं इस केस के इकलौते गवाह उस थिएटर के वॉचमैन दुर्योधन प्रसाद जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। दुर्योधन प्रसाद साहब, अदालत को यह बताइए कि उस रात जिस व्यक्ति को आपने मध्यांतर के बाद थिएटर में घुसते हुए देखा था, जिसने आपको क्या कहा था? अंग्रेजी में बोला था शट अप। हाँ, क्या वो व्यक्ति इस समय अदालत में उपस्थित है? जी वकील साहब, ये सामने खड़ा है, वही आदमी है। योर ऑनर, जब से मेरी माँ ने उस पवन श्रीवास्तव से शादी करने का फैसला लिया था, तभी से मेरे दिल में नफरत का बीज पनपने लगा। बहुत साल पहले उसने मेरी माँ को धोखा दिया था और आज फिर जब उसे अपनी जरूरत पड़ी तो वो मेरी माँ से शादी करने के लिए आ गया। मैं अपनी माँ की जिद को अच्छी तरह जानता था, इसलिए मैंने कभी उन्हें जाहिर नहीं होने दिया कि मुझे इस शादी से कोई भी एतराज है। लेकिन दिल ही दिल में मैं उसके लिए नफरत बढ़ाता जा रहा था और ये नफरत की इंतहा थी कि जब मुझे पता चला कि इस फिल्म के बाद श्रीवास्तव और मेरी माँ अपने संबंधों को दुनिया के आगे जाहिर करने वाली, और तभी मैंने सोच लिया कि इस फिल्म की स्क्रीनिंग के बीच में ही मैं उसे खत्म कर दूंगा। श्रीवास्तव ने मुझे इस फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए बुलाया था। मैं आया तो था, लेकिन इंटरवल के बाद। अरे साहब जी, वो आपने गाड़ी बाहर पार्क कर दी है। साहब जगह अंदर बहुत है, अंदर खड़ी कीजिए ना। शराब अंग्रेजी में शराब। और फिर उसके बाद मैंने अपनी जैकेट के नीचे अशर के कपड़े पहन लिए थे। अंधेरे में मैं श्रीवास्तव के पास पहुंचा। इससे पहले कि श्रीवास्तव कुछ समझ पाता, मैंने उसके गले में इंजेक्शन उतार दिया। जैसा श्रीवास्तव को मार के मैं वहां से चुपचाप बाहर निकल गया।
और फिर योर ऑनर गजेंद्र ने श्रीवास्तव जी को वहां देखकर उनकी गर्दन से वो इंजेक्शन निकाला। उसी समय डायरेक्टर खन्ना वहां आ गए और उन्होंने शोर मचाया। The defense rests, Your Honor. तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत गजेंद्र वर्मा को निर्दोष पाते हुए उसे बाइज्जत बरी करने का हुक्म सुनाती है और भूषण सक्सेना को दोषी पाते हुए उसे गिरफ्तार करके उस पर केस चलाने का आदेश देती है। The case is closed. हाँ भरद्वाज साहब, कैसा लगा इस कहानी को हकीकत का रूप लेते देख? मजा आया या नहीं? आप बहुत ही सुंदर ढंग से लकी रहे केडी साहब। अच्छा, अगर वो अशर के कपड़े जला देता तो आप कभी भी उस तक पहुंच नहीं सकते थे। बहुत पुरानी कहावत है भरद्वाज साहब कि गुनहगार कोई ना कोई चूक अवश्य करता है, बस ढूंढने वाले की नजर चाहिए। जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू बोलेगा आस्तीन।